Why Rich Are Getting Richer? The author of this book is रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्तों, एक दिन रॉकी, उसके पापा और उसके दादा साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे। रॉकी की अभी अभी नौकरी लगी थी और महीने की आखिरी तारीख को उसकी पहली सैलरी आने वाली थी। तो ये सैलरी के साथ क्या करना है, ये रॉकी अभी फैसला कर रहा था। तो उसने अपने पापा को कहा, मैं अपनी पहली सैलरी के आते ही उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। और उससे लगा कि उसके पापा को यह सुनकर खुश होंगे, लेकिन उसके पापा कहते हैं, ये स्टॉक मार्केट सट्टा है, इतनी मेहनत से पैसे कमाएगा और सट्टेबाजी करेगा। बेटा, तू एक काम कर, अपनी सैलरी को सैलरी अकाउंट से निकाल कर हमारे पर्सनल बचत खाते में डाल दे, और जब वह एक बड़ा अमाउंट में सेव हो जाएगा तब उसको फिक्स डिपॉजिट कर लेना। तो ये बात सुनकर उसकी मां कहती है कि ये बैंक वगैरह भी भरोसे के लायक नहीं है, और अब तो एफडी के इंटरेस्ट रेट भी कितने कम हो गए हैं। बेटा, तुम एक काम करो, तुम अपनी सैलरी से गोल्ड खरीद लो। हमारे जमाने से हम गोल्ड में ही पैसा लगाते आ रहे हैं। गोल्ड का हमेशा भाव बढ़ता है और ये घर में से भी रहेगा और जरूरत पड़ने पर काम ही आएगा। और ये बात सुन के उसके दादा कहते हैं कि गोल्ड भी इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो एक काम कर, घर या प्लॉट खरीद ले और इमी भर, कम से कम 20 साल में तेरा खुद का घर तो हो जाएगा। लेकिन रॉकी को इतना जल्दी लोन के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, तो वह कंफ्यूज हो जाता है कि वह क्या करे। वाई रिच आर गेटिंग रिचर। दोस्तों, ऐसी चीज हम सभी अपने घर में देखते हैं। सिर्फ इन्वेस्टिंग ही नहीं है, हर चीज में अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की सलाह मिलती है, और किसी ने भी किसी चीज में कोई सक्सेस हासिल नहीं किया होता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे फॉलो करना चाहिए, और इसी वजह से ज्यादातर मिडिल क्लास या गरीब घर में पैदा हुए हों, उन्हें अमीर बनने के सीक्रेट के बारे में नहीं पता होता है। तो इसीलिए आप एक अमीर फैमिली में पैदा नहीं हुए हैं, तो आप एक डिसएडवांटेज में हो, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस का सब्जेक्ट हमारे स्कूल में होता नहीं है, और ना ही कोई अमीर फैमिली के लोग आपको बैठ के उनके सेक्रेट बताएंगे कि वह वहां पर कैसे पहुंचे। इसीलिए यह बुक रिच डैड पुअर डैड बहुत फेमस हुई थी, और यह पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में शायद नंबर 1 बुक मानी जाती है। तो आज हम इसी लेखक की यह दूसरी बुक, वाई द रिच आर गेटिंग रिचर, के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे। अब दोस्तों, इस बुक में कुछ ऐसी लेसन हैं जो अच्छे हैं, और कुछ ऐसे लेसन हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। तो आज के इस ऑडियो समरी में उन अच्छे लेसन के साथ उन दूसरे लेसन को भी समझाऊंगा जिसमें मेरी ओपिनियन अलग है, और मैं आप लोगों को अपना कारण भी बताऊंगा कि क्योंकि उस चैप्टर की एडवाइस को मैं फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि इस चैनल के जरिए मुझे ऑडियो समरी ही बनाकर अपलोड नहीं करना है, बल्कि आप लोगों की फाइनेंशियल जर्नी को आगे ले जाने में मदद करना है। इस समरी के लास्ट में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि उसमें वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में अमीर और गरीब लोगों के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, यानी अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, और मिडिल क्लास और गरीब लोग का संघर्ष हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि अमीर लोगों के पास 3 ES है, जो है एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सेस कैश। तो जब कोई बच्चा एक अमीर फैमिली में पैदा होता है तो उसको फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाता है। ये वो एजुकेशन है जिसको उसके पापा रात को डिनर करते हुए देते हैं, ना कि स्कूल में। फिर धीरे धीरे करके वह अमीर पापा अपने बच्चों को एक्सपीरियंस दिलाता है कि कैसे उसको अपने पैसों को मैनेज करना है। फिर उसका अमीर पापा अपने लाइफ टाइम में जितना भी पैसा कमाता है वह उन बच्चों को मिल जाते हैं। तो इस वेल्थ क्रिएशन के गेम में उनको बहुत ही बड़ा स्टार्टअप मिलता है। फिर वहां से वह और अमीर बनते जाते हैं, और जहां दूसरी तरफ मिडिल क्लास और गरीब लोगों की बात करें तो वह लाइफ टाइम तक सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि अमीर लोग ऐसी कौन सी एजुकेशन देते हैं? तो लेखक के हिसाब से ये 3 चीजों की जरूरत होती है। 1, इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम सबसे पहले चीज की बात करें जो है इन्वेस्टमेंट, तो अमीर लोग का सबसे ज्यादा पैसा जहां लगा होता है वह होता है उनके बिजनेस में, या तो पब्लिक कंपनी में होती है जिसमें हम स्टॉक मार्केट के जरिए इनवाइट कर सकते हैं, या फिर उनके प्राइवेट कंपनी में होती है। क्योंकि रिच डैड पुअर डैड में लेखक का मेन लेसन यही था कि गरीब लोग पैसों के लिए काम करते रहते हैं,
और अमीर लोगों के लिए पैसे काम करते हैं। तो अगर आप एक जॉब करते हो तो आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पैसों को काम पर लगा सकते हो। 2. टैक्सेस। अब हम अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं कि अमीर लोग अपने पैसों को कुछ इस तरह से अपने काम पर लगाते हैं जिससे उन्हें ज्यादा टैक्स ना भरना पड़े। अब दोस्तों, आप में से बहुत लोग कमाना शुरू किए होंगे या शायद इतना ज्यादा नहीं कमाते होंगे कि आपको टैक्स भरना पड़े, और आप सोच रहे होंगे कि हमें टैक्स के बारे में सीख के क्या मिलेगा। लेकिन बाद में जब आप बहुत कमाने लगोगे और तब आप इसे सीखने जाओगे तो आपको यह काफी मुश्किल लगेगा, और इसे आप अच्छे से समझ लोगे तो आप अपने वेल्थ का एक हिस्सा लीगली टैक्स में जाने से बचा सकते हो, क्योंकि इंडिया में टैक्स 30% का है और यूएस में 37% का है। फिर उसके ऊपर और भी दूसरे तरह के टैक्सेस होते हैं। तो लेखक के हिसाब से इसका मतलब यह हुआ, अगर आप अमीर होने के बाद अपने टैक्सेस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते हो तो आप साल के 12 महीने में से 4 महीने सरकार के लिए काम करते हो। तो इस टैक्स के सब्जेक्ट में मास्टर करने का सबसे सिंपल जवाब यह है कि आप अभी से टैक्स को समझना और अभी से उसे फाइल करना शुरू कर दो। 3. लोन। ये वाला पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि लेखक कहते हैं कि डेब्ट 2 तरह के होते हैं, गुड डेब्ट एंड बैड डेब्ट। सोचिए कि आप एक मार्केट से गुजर रहे हो। आप देखते हो कि एक बढ़िया सा जूते के जोड़े हैं जिसमें 6,000 का प्राइस लगा हुआ है, लेकिन आपको अचानक से याद आता है कि बैंक अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं है, लेकिन आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसे सिर्फ आपने इसीलिए लिया है कि ताकि आपको कोई इमरजेंसी के टाइम पर काम आ सके। आप सोचते हो, चलो ठीक है, मैं इसे खरीद तो नहीं सकता लेकिन कम से कम ट्राई तो कर सकता हूं। तो आप उस दुकान के अंदर जाते हो सिर्फ और सिर्फ ट्राई करने की नीयत से, लेकिन बाहर निकलते हो एक बॉक्स के साथ जिसमें वो जूते होते हैं। अब दोस्तों, ये पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि आपके पास वह क्रेडिट कार्ड था, तो इसे हम एक बैड डेबिट कहेंगे, क्योंकि आपको उस जूते की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने उसे खरीद लिया। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो आप ये खर्चा नहीं करते, और हो सकता है आप वो जूते के बाद एक जैकेट खरीद लो, फिर एक दूसरा कुछ, और फिर इसी तरह आप एक आदत बना लो हर महीने सैलरी के आने से पहले उसे खत्म करने की, जो एक बहुत ही बुरी आदत है। और आप उस क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम पर नहीं देते हो तो बैंक आपसे अलग अलग इंटरेस्ट और फीस चार्ज करेगी जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, और फिर आप ये सोचते रह जाओगे कि आपकी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हो रही है। तो यहां पर हम में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि यह एक गलत कर्जा है, लेकिन लेखक कहते हैं कि गुड डेब्ट नाम की एक चीज होती है जो एक ऐसा लोन होता है जो आपके जेब में पैसा डालता है, यानी कि वन एसेट्स डालता है, क्योंकि लेखक के हिसाब से जो भी चीज आपके जेब में पैसा डालती है वह एसेट्स है, और जो आपके जेब से पैसा लेती है वह एक लायबिलिटी है। तो लेखक हमें एक फैंटम इनकम सिखाते हैं, जो उनके हिसाब से यह बुक के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। फैंटम इनकम। अमीर लोग यह फैंटम इनकम को इस्तेमाल करते हैं, जो एक एक्टिव इनकम भी नहीं होती है और एक पैसिव इनकम भी नहीं होती है। यह फैंटम इनकम होती है। अब यह असल में होती क्या है, हम अब एक उदाहरण से इसे समझते हैं। सोचिए कि आपके पास 1 करोड़ है और आप इन पैसों को प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, और आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मार्केट में मिल रही है। अब आप चाहो तो अपने पास रखे उन पैसों से एक टाइम पैसे देकर खरीद सकते हैं और उसे रेंट पर देकर पहले महीने से किराया ले सकते हो, पूरा पैसा एंजॉय कर सकते हो। लेकिन लेखक कहते हैं अगर वह आपके जगह होते तो वह ऐसा नहीं करते। वह बैंक के पास जाएंगे और वह प्रॉपर्टीज को लोन पर लेंगे। तो मान लो डाउन पेमेंट 20% का, यानी 20 लाख रुपए का, तो वह उस 1 करोड़ की सेविंग से 20-20 लाख करके 5 प्रॉपर्टी अलग अलग डाउन पेमेंट करके लेंगे, मतलब 5 प्रॉपर्टी लोन में लेंगे। उससे होगा यह कि हर एक प्रॉपर्टी पे 80-80 लाख का लोन देना होगा। लेकिन अब उनके पास 5 प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रहा है, जिससे अंत में उसका केस फ्लो बढ़ जाएगा। अब दोस्तों, आपको सुनने में यह आइडिया इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं इसका एक दूसरा साइड बताता हूं। इस फैंटम इनकम में 2 बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1, सबसे पहले तो यह कि आप मार्केट में सही में लोन से प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो और उसकी ईएमआई और रेंट को कंपेयर करोगे तो आपके ईएमआई का पेमेंट रेंट से हमेशा ज्यादा होगा। जैसे मुंबई में कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो 20 साल के लिए उसका ईएमआई लगभग 80,000 रुपए महीने का होता है, और उस प्रॉपर्टी से आपको सबसे ज्यादा 30,000 रुपए से 40,000 रुपए तक मिलेगा। मतलब आधा ईएमआई
अपने जेब से देना होगा। तो अगर आप ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी लोन पर लोगे तो आप ये एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे कैसे? क्योंकि लेखक ने ये बुक में उल्टा लिखा है कि रेंटल इनकम ज्यादा मिलती है और ईएमआई कम होती है। रेंटल इनकम वीज ईएमआई। लेकिन दोस्तों, हम फिर भी मान लेते हैं कि आपको कोई प्रॉपर्टी सस्ते दाम में मिल गई और उसमें इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है, तो हम दूसरी और मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो है प्रॉब्लम नंबर 2, रिस्क। इसके लिए आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूं। सोचिए कि एक ऐसा गेम है जहां 100 प्लेयर एक प्लेन में बैठते हैं और उस प्लेन के 100 पैराशूट है, लेकिन उसमें से एक पैराशूट खराब है। फिर जब प्लेन जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर होगी तो इन सभी प्लेयर को एक कोई सा भी पैराशूट मिलेगा और फिर इनको अपने पैराशूट लेकर कूदना होगा, और जो 99 प्लेयर बच जाएंगे उनको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो क्या आप कोई ऐसा गेम खेलोगे दोस्तों? इसका जवाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक तरह का मरने वाला गेम है। कोई भी समझदार इंसान ऐसा गेम नहीं खेलेगा, भले ही वह इनाम कितना ही बड़ा हो, लेकिन जो लॉस होने का चांस है वह कुछ ज्यादा ही बड़ा है। जंप विद द प्लेन। हमारे जान चले जाने से बड़ा लॉस हमारे लाइफ में क्या हो सकता है? तो इसी तरह फाइनेंसर लाइफ में जो सबसे बड़ा लॉस हो सकता है वह फाइनेंशियल डेथ होती है, यानी बैंकरप्सी। अब इस बैंकरप्सी का मतलब होता है आपको लोन बहुत ज्यादा देना है और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं या फिर उतना एसेट्स नहीं है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब आपके पास लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है। यह हमारे लाइफ का सबसे बड़ा लॉस होता है, जिसे आपको हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप लोग सोचिए कि एक आदमी है जिसको हम सनी बोलते हैं। वह बहुत सारे प्रॉपर्टीज खरीद लेता है, वो भी सब के सब लोन पर, इस फैंटम इनकम के स्ट्रैटेजी से। और कुछ सालों बाद देश में कुछ प्रॉब्लम आती है। जैसे कुछ साल पहले लॉकडाउन लगा था। अब दोस्तों, एक चीज हमें समझना चाहिए कि हम अपने लाइफ में कोविड जैसे कितने सारे बुरे घटना देखे होंगे, क्योंकि इतिहास में हर कुछ सालों में ऐसा दौर आते हैं जिसमें अच्छे खासे लोगों को जॉब से निकाला जाता है, और जो लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो वह लोग अपने बेसिक चीजों की खर्चे भी नहीं कर सकते और वह अपने रेंट भी नहीं दे सकते। लेकिन सनी को तो बैंक की ईएमआई पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक सिर्फ 3 महीने तक रुकते हैं। अगर 3 महीने तक सनी की ईएमआई पेमेंट नहीं आती है तो बैंक अपना काम शुरू कर देगा, जिसमें वह उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा रिकवर करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह प्रॉपर्टी ऐसे टाइम पर बेची जा रही है जब कोई अच्छा खरीदने वाला मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि अभी तो रिसेशन चल रहा है। तो बेसिकली वह प्रॉपर्टी एकदम सस्ते दाम पर बेची जाएगी और बैंक के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके डाउन पेमेंट होगा। अब बहुत लोगों को लगता है कि रियल स्टेट में उसका लॉस नहीं हो सकता और प्रॉपर्टी के प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है। सनी को भी ऐसा लगा था, लेकिन उसको इसकी सच्चाई अब पता चली जब उसने ऐसे बुरे टाइम पर अपने ब्रोकर को कॉल किया। तो उसका जवाब यह मिला, सर, आपको अगर जल्दी बेचना है तो आपको कीमत बहुत कम रखना होगा, क्योंकि मार्केट में अभी अच्छा खरीदने वाले नहीं है, क्योंकि रियल स्टेट एक इलिक्विड मार्केट है। आप उसमें स्टॉक मार्केट की तरह 9:30 बजे अपने घर में मोबाइल फोन पकड़कर बेच नहीं सकते। तो सनी के प्रॉपर्टी सस्ते दाम में बिक गई, लेकिन उसने जो ओरिजिनल अमाउंट लोन लिया था उसको तो वही अमाउंट भरना है। उसके साथ में पेनल्टी, लेट पेमेंट, इंटरेस्ट भी भरना है, जिसे वह सच में भर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका पूरा कैश फ्लो रुक गया है और रेंटल इनकम आना बंद हो गया है। तो इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह देखते ही देखते सोने की सारी प्रॉपर्टी बेच दी जाती, जिससे वह काफी आसानी से बैंकरप्सी हो सकता है और उसके लाइफ टाइम की मेहनत थोड़े समय में बर्बाद हो सकती है। तो यह फैंटम इनकम का गेम खेलना एक तरह का फाइनेंशियल सुसाइड गेम है। इसके लिए दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर लोन के लिए ये लाइन कहते हैं, इफ यू आर स्मार्ट यू डोंट नीड इट, एंड इफ यू आर डम्प इट विल रूइन यू। क्योंकि जिस भी स्ट्रेटजी में लोन रहता है तो वह शायद आपको टॉप पर ले जा सकता है, लेकिन उससे डबल स्पीड में आपको नीचे भी ला सकता है। इसका कारण यह है कि जिस भी स्ट्रैटेजी में एक साथ पूरे 0% होने के चांसेस होते हैं, तो चांसेस है कि वह कभी ना कभी 0% होगा ही। इसलिए हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो हम 10 कंपनी के अलग अलग सेक्टर से स्टॉक खरीदते हैं, ताकि बुरे टाइम में 2-4 कंपनी बंद भी हो जाती है तो आपके बाकी कंपनी सरवाइव कर लेगी और लॉन्ग टर्म में ओवरऑल पोर्टफोलियो उस लॉसेस को रिकवर कर लेगा।
तो इसीलिए आप जब कोई कंपनी पिक करते हो तो उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम हो। और जितना भी स्मार्ट सीईओ होते हैं वह हमेशा हाई डेब्ट से दूर रहते हैं ताकि वह रीसेशन और बुरे मार्केट को भी आसानी से सरवाइव कर लें। क्योंकि चाहे आप कितने भी अमीर हो जाओ और कितने भी बड़े खेल में बिजनेस कर लो, अगर आपके स्ट्रैटेजी में लोन का एक बहुत बड़ा रोल है तो आपके 0% होने के चांसेस रहेंगे ही। क्योंकि लोन का मेंटल मॉडल यही है कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, नो मैटर हाउ बिग दैट नंबर्स इज, बिकम्स 0। इसको हम काफी डिटेल में किसी और दिन जरूर डिस्कस करेंगे और दूसरे मेंटल मॉडल के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज का ऑडियो समरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज वर्स देन बीइंग पुअर? गरीब रहने से भी बुरी चीज क्या हो सकती है कि आप बहुत मेहनत करके अमीर हुए, फिर आप एक गलती से गरीब हो गए क्योंकि आपको फाइनेंस का एक बेसिक मेंटल मॉडल नहीं मालूम था। तो इसीलिए फाइनली इतना ही कहूंगा कि अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि बस वह लोन लेते हैं और लोन पर ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, जैसे कोई वैल्यू वाला प्रोडक्ट कंपनी की सर्विस स्टार्ट करते हैं या वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो वैल्यूएबल्स कंटेंट ही सही, तो आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि जो आपके नेटवर्थ है यानी आपकी वेल्थ और आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो टाइम के साथ रिसेशन प्रूफ हो जाए और स्ट्रैंग बनता रहे, ताकि आप एक बार फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम तक पैसों की टेंशन लेनी ही ना पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये ऑडियो समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।